पर क्या दंडात्मक प्रावधान है उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा बीज के बारे में बताएंगे और राजस्व अभियान 3 स्टार हो चुका है। इसमें नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, रास्ते का चयन, EKYC, आधार सीधे, इस तरह से फार्मा रजिस्ट्री, ढेर सारे विभाग शामिल किए गए। हमेशा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन 3 रहते थे इससे पूर्व के राजस्व अभियान। इस बार और उसको विस्तृत बनाया गया। उसके बाद में वीडियो साहब जानकारी देंगे। सबसे पहले खाद से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो साहब खाद के बारे में सारी स्थिति बताइए। धन्यवाद सर। और आज की इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधु, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और भिंड का जो परसेप्शन था कि हर बार सबसे वायलेंट जिला माना जाता था, लेकिन क्राइसिस का समय था, जैसे कि आपको पता है क्रैक पॉइंट अपने यहाँ नहीं है। और रबी सीजन में जो अक्टूबर से नवंबर तक का एक पीक सीजन रहता था, जिसमें सरसों का रखुआ, जैसा कि आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 25% सरसों अपने भिंड जिले में उगाया जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए अक्टूबर का प्रथम वीक से लेकर और नवंबर के 15 नवंबर तक बड़ा एक क्रूशियल समय रहता था। 2 लाख हेक्टेयर सरसों के लिए जो जमीनी की तैयार करने के लिए फॉस्फेटिक उर्वरक यूरिया की क्राइसिस पहले भी स्थिति रही, कभी नहीं रही है कि में यूरिया 25% बेसल डोज में दिया जाता है और फॉस्फेटिक और पोटास जिसका फुल जो मतलब वैज्ञानिक पद्धति का तरफ दिया जाता है वो कब दिया जाता है, शुरुआत में जमीन की तैयारी। उसका बाद स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से मैसेज भी अच्छा गया कि आपकी बात बहुत अच्छा है, जो वितरण में पारदर्शिता रखेगी, आपने इतने मेहनत करके हर एक शाम को समीक्षा की जाती, जो भी आता था रेस्पॉन्स से उसकी जानकारी दी गई और सभी प्राइवेटों की एक पाबंद किया गया था, जो पीओएस में स्टॉक आएगा उनको हम निर्धारित जगह के लिए तो हम करवाएगा। दीपावली के बाद से 2 सप्ताह का समय ऐसा है कि सरसों का 2 लाख रकबा जो हेक्टेयर का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। बहुत अच्छे से उसका वितरण भी अच्छे से कराया गया। गेहूं का रकबा सेकंड मुख्य फसल है जो 1.25 लाख। अब की बार क्या हुआ, अतिवृष्टि की वजह से सरसों का रकबा थोड़ा सा कम हुआ 10 से 15% और गेहूं का अनुमानित है कि थोड़ा 15 से 20% रकबा बढ़ रहा है। तो इसमें भी फॉस्फेटिक उर्वरक की जैसे सबको बताया कि DAP है, डाइमोनियम फॉस्फेट, और TSP भी है, इसमें NPK भी आता है। ये सब पूर्ति करते हैं NPK यानी कि फॉस्फेटिक उर्वरक और पोटास की। अभी सर के प्रयासों से लगभग करंट में कल ही हमें 2 रेट प्राप्त हुई, एक डबरा से एक यहाँ से। तो टोटल फॉस्फेटिक उर्वरक अभी उपलब्धता अपने पास है 2500 मेट्रिक टन। इसमें अपने पास 5 डबल ऑक्सीजन है। इसमें पीओएस की मात्रा टोटल 9 नगद बिक्री केंद्र अपने बढ़े हैं कलेक्टर साहब के आदेश से। यहाँ 3 नगद बिक्री केंद्र पुरानी कृषि उपज मंडी में रखे गए हैं, 2 अपनी कृषि उपज मंडी मेहगांव में है, 2 राइस में, 1 गोवज में है, 1 लार में है, 1 दबों में। जिले का हर एक कोने में नगद बिक्री केंद्र उनके लिए बनाए गए थे जो छोटे फार्मर हैं और सहकारी समितियों में पंजीकृत नहीं है, डिफाल्टर भी हैं कुछ सहकारी समितियों में। तो इनकी व्यवस्था करने के लिए सर ने अलग पीओएस के बनाए गए थे। 10 एक्स्ट्रा हमने और रखी हुई है कि आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार, तो हम ऐसी ही और व्यवस्था करेंगे। तो इसमें सहयोग की आवश्यकता क्या है, टोकन वितरण के लिए पारदर्शिता क्या किया है, एक छोटा सा परिवर्तन किया है कि जो किसान आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका उसमें ब्लड रिलेशन होना चाहिए। कई बार कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ संज्ञान में आया, सबसे देख रहे हैं कि कुछ इनके ना आधार है ना कुछ है और इस तरीके से कुछ सोर्स ऑफ होता है। तो उसके लिए थोड़ी सी एक पहचान के लिए हमने किया है, इनके पास ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड होगा, उनको ही टोकन दिए जाएंगे और स्मूथली उनको जमीन का चिंता करकर वितरण किया जाएगा। मुख्य वजह क्या रही सर डीएपी खाद की शहर में करनी थी वितरण केंद्रों पर जो बड़ी संख्या में लोग हमारे लिए 2 ही फर्टिलाइजर के फॉस्फेटिक और एक यूरिया जी। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में आते हैं DAP, NPK और TSP सर। तो जो बात करेंगे फॉस्फेटिक नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस। NPK में भी डिफरेंट कंटेंट में, लेकिन पोटास की पूर्ति बहुत ही आवश्यक है फसल के लिए, जो रेस्टोरेंट बोर्ड बढ़ाता है उसको ध्यान नहीं दे। इस बार किसान को कन्वेंस भी किया और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि भाई इसका अल्टरनेट NPK भी है और TSP में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यानी कि उसमें भी फास्फोरस 40% है और DAP में 40% है। सिमिलरिटी है, रेट DAP का ज्यादा है, इनका उससे कमी है।
तो मुझे लग रहा है कि फॉस्फेटिक पूर्ति करने के लिए केवल डीएपी नहीं उसका अल्टरनेटिव है और बहुत उपयोग किया है, तो किसानों का उसका रिजल्ट भी अच्छा है। डीएपी केवल दलहनी फसलों के लिए होता है, यहाँ ट्रेडिशनल चला रहा है तो डीएपी की मांग करते हैं, उसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। सब लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक बताने का प्रयास किया है। पर्याप्त मात्रा अपने पास है, कल से वितरण चालू होगा। यूरिया अपने पास आगे तक दिसंबर तक भी पर्याप्त मात्रा में बता दिया आपने कितना उपलब्ध है? मैं से बता रहा हूँ फॉस्फेटिक का अपने पास 2500 एमटी पूरे जिले के अंदर है और यूरिया अपने पास 6560 एमटी। तो यूरिया की 25% लगता है, पहली जो सिंचाई आएगी उसके बाद क्या होगा, पर्याप्त मात्रा अपने पास है। एनपीके भी अपने पास 1500 मेट्रिक टन है। तो ये डेटा आप नोट भी कर सकते हो, अच्छे से उसे प्रकाशित हो जाएगा। मतलब कितने टन की और आवश्यकता शहर में सर ये आकलन हो चुका है? अब मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, मैं अनुमान लगा रहा हूँ 1,25,000 हेक्टेयर जो गेहूं का रकबा बचा हुआ है, दलहन का बहुत माइनर रकबा है अपने यहाँ, 5,000 हेक्टेयर में ही सब कुछ आ जाता है। तो इसमें से 85% की गेहूं की बुआई उसकी तैयारी के लिए पूरी हो चुकी है। 15% में मैं मानता हूँ 2,500 से 3,000 मेट्रिक टन फॉस्फेटिक उर्वरक की आवश्यकता है, जिसमें से 1,000 की पूर्ति हो चुकी है। कंटिन्यूस और उसके बाद उसकी पूर्ति करवा देंगे। रैंक पॉइंट भिंड में बनाने के लिए कोई कवायद चल रही है क्या? सर ने प्रयास किया है, सर के अथक प्रयासों से और भोपाल लेवल स्तर पर बात हुई है। इसकी पूरी एक जो प्रावधान अनुसार प्रपोजल है वो जाना है। अभी आकस्मिक व्यवस्था के लिए पूरी सबसे प्रायोरिटी प्रशासन के लिए थी, जिला प्रशासन के किसान की जो बुआई है उसकी पूर्ति हो जाए। उसके बाद विदिन 15 दिन के बाद प्रपोजल तैयार करने के लिए जो और उन्होंने किया है उनसे और मांग करने के बाद शासन को भेजेंगे। और मुझे लग रहा है कि सोने में निर्धारित किया गया है के माध्यम से, अभी निर्धारित नहीं किया और चयन कर लेंगे उसके बाद देखे जाएंगे कहाँ उपयुक्त रहेगा। रैंक के लिए क्या नियम क्या रहते हैं, कहाँ पे होना चाहिए? नियम में लंबाई चौड़ाई का नियम रहता है, तो वो रेलवे परीक्षण करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको जो भी अवेलेबल स्थान है सारे का प्रपोजल भेजे, उनमें से रेलवे जो चयन कर लिया। एक रैक में मुझे लग रहा है कि लगभग 50 से 60,000 बैग एक बार में आते हैं, तो उसके प्रॉपर वे में स्टोरेज के लिए इतना पर्याप्त स्थान और होना चाहिए, तब वो रैक का प्रपोजल पास होता है। तो इसी के चयन में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, आगे इस पर बहुत तेजी से काम करेंगे। पूरी जिले की बात मैं अनुमान का बता रहा हूँ, लगभग 15 से 20 के बीच में। इसमें सब क्रियाशील के लाइसेंस तो कोई भी अपना ऑनलाइन आवेदन करता है और उनका लाइसेंस बन जाता है। लाइसेंस उर्वरक के लिए क्या रहता है कि लाइसेंस बनने के बाद उसमें एक MFS ID जनरेट होती है, GST नंबर कंपल्सरी होता है। उसके बाद MFS ID जनरेट होने के बाद फिर वो फार्म अगर छोटा है तो कंपनी देती है, और रिटेल का है तो जिसका वो फार्म फ्लो विकसित कर रहा है उसका मतलब उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो पंजीयन ऑनलाइन फोटो की बात करें तो अपने पास भिंड में लगभग 50 से ज्यादा हो जाएंगे। क्रियाशील मैक्सिमम 8 या 9 है, रिटेल और थोक विक्रेता अर्बन की बात करें। खाद बीज की दुकानें इतनी खुल गई। कभी पंजीयन बीज में क्या रहता है कि वो फार्म और पीओएस की कोई बात कर रही थी, इसमें गवर्नमेंट का कोई प्राइस निर्धारित नहीं रहता है, क्योंकि रहता है गवर्नमेंट का जो सर्टिफाइड है वो एक टीएलपी प्राइवेट कंपनियां अपना जनरेट करती हैं, अपने विश्वास में बेचती हैं। नमूना सैंपलिंग सबकी होती है, क्या वो प्रमाणीकरण हो या टीएल हो। तो इसमें सर केवल थोक और रिटेल ऐसा बीच में नहीं होता, केवल लाइसेंस जारी होता है, उसका भी लोक सेवा के माध्यम से किया जाता है। लाइसेंस लेने वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले बहुत कम है। लाइसेंस क्या होता है कि पड़ोसी दे दिया, बिजनेस लाइसेंस दे दिया, 1000 रुपए का चालान लगता है, वो लाइसेंस दे देते हैं। उनको बीज या पूंजी की वजह से या कुछ अनुभव नहीं होता है, तो ऐसा भी देखा गया है। क्रियाशीलता के लिए तो यहाँ से ग्वालियर में आपने देखा होगा 10 से 12 जो दुकानें खुली हैं, इसमें प्राइवेट का और गवर्नमेंट का बहुत ही नामांकित के लिए प्रमाणित कोई बेचा नहीं सर, ज्यादातर मार्केट में टीएलबी ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। मेरा कहने का ऐसा नहीं इनके पास अगर वो बैनर लगाए हुए हैं तो अगर जांच कर रहा है, ऐसी जानकारी आप हमें दीजिए, डीडी साहब को दीजिए, कमिश्नर साहब को दीजिए, जांच कराएं, कोई कर रहा है निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अमानक बीज या कोई ऐसा जिसकी ऊपर जिम्मेदारी बाद में ना डाली जा सके। देखिए हमारा बीज विक्रेता यदि लाइसेंस शुदा है, उसका बीज गड़बड़ निकलता है, उसका क्या अंकुरण प्रॉपर नहीं होता है, तो हम कुछ क्लेम कर सकते हैं। और अनलाइसेंस से ले लिया वो मुकर जाएगा, हमारे यहाँ से तो लेके ही नहीं गए। ऐसे कोई भी है उनकी जानकारी दीजिए, सब पर जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो सर मैं आपको माध्यम से हटा देता हूँ, फर्टिलाइजर का सर के जो सोशल मीडिया वो हैंडलर है उससे ही माध्यम जाता है।
फर्टिलाइजर का जो अंदर का उसका भी रेट हम इसलिए पता करते हैं, जितनी जागरूकता बढ़ेगी किसान उसका सवाल करेगा। मैं हर बार हर एक प्रेस वार्ता मतलब प्रेस में जो भी प्रेस करती जाती है उसमें यही बोलता हूँ, किसी भी दुकान से खरीदता है उसका बिल उससे जरूर प्राप्त करें, जितने का लिया है बिल से क्या रहेगा। बाय द वे उसने आज सीट रिलीज हुई थी और 4 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। बाय द वे कोई बात होती है, अगर उसको एफआईआर मिल जाएगी तो वो जाके कानूनन हम साबित नहीं कर पाएंगे हमने लिया, वो बदल जाएगा मेरे साथ नहीं लिया है, उसका कोई सबूत चाहिए और उसका सबसे बड़ा माध्यम है कि उससे वो बिल प्राप्त जरूर करे। बिल प्राप्त होगा तो उस पर कानूनी प्रक्रिया में शासन की ही मदद होती है। हर बार मैं बोलता हूँ, हर बार मैं पेटों में देता हूँ और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई भी किसान, ये किसानों से अपील भी है साथ आपके माध्यम से कि कोई भी किसान है एक छोटी चीज चाहे वो मेडिसिन खरीदे, बीज खरीदे या फर्टिलाइजर खरीदे, उसका पक्का बिल दुकानदार से अवश्य मांग करें। अगर उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा वो पक्का बिल नहीं देगा। आगे बात करें कि एक लाइन से दुकान खुली को लाइसेंस नहीं है, सिंगल के साथ मुझे बताइए जो ऐसा काम कर रहा है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं वो विक्रय कर रहा है लाइसेंस प्राप्त विक्रेता, खाद के लाइसेंस प्राप्त विक्रेता, क्रियाशील अक्रियाशील छोड़ दी थी पूरी सूची उनकी सूची तक। सर मैं आपको बताऊंगा अभी कोई दे देना सब कुछ बिल्कुल। सीडर और एक सुपर सीडर, 2 मशीनें हैं। अब करीना ने उसका भाई अब तो दामाद बन के खड़े हो गए। इसमें 4 चीज इम्प्लांट है एक ही मशीन में। इसकी कीमत है 2,70,000 से 3,30,000 तक। इस पर सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। दोनों के फायदे क्या है कि जैसे धान कटी उसमें पराली रह जाती है तो क्या करते हैं जाते किसान उस पर उसे जला देते हैं। जलाने के दुष्परिणाम तो होते हैं वो बात मैं बता रहा हूँ। मशीन के क्या फायदे हैं, मशीन में एक ही मशीन से खाद और बीज दोनों की सोई एक साथ होती है। तीसरा नीचे उसमें क्या है, रोटावेटर है जो आपकी पराली है उससे रोटेट करता जाता है। हैप्पी सीडर में वो आगे काटता है और उसके ऊपर मल्ची के रूप में फैला देता है। तीसरा उसमें पीछे पाटा बोलते हैं देसी भाषा में, लेकिन वो रोलर वो लेवलिंग बहुत अच्छे से करता है। और चौथा उसमें इम्प्लांट है क्या, डिस्क फरो जो हैरो चलाते हैं अपन, एक ही मशीन में 4 चीज इम्प्लांट है। गजब की मशीन है, मतलब उसका जो अभी प्रमोशन के रूप में सरकार 1 लाख रुपए क्यों दे रही है कि आपकी टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हो जाती है, उससे एक समय में समय बचता ही है और उससे जो बुआई होती है उससे मैथोडी में ईल्ड में भी 10 से 15% का रिजल्ट वैज्ञानिक आधार पर ऐसे अनुमानित किया गया है। और जो जीवाश्म की कमी जैसे कह रहे हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर अपनी जमीन में बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उससे जीवाश्म ऑर्गेनिक कार्बन उसकी कमी हो रही है, वो उससे जीवा पूरी मिट्टी को एक मृदा सुधार के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें शासन की तरफ से अगर उस मशीन से किसी विभाग की तरफ से उस मशीन से सीधे बुआई करता है धान की उसमें तो 1650 रुपए हम अनुदान दे रहे हैं किसान को। इसका भी दर निर्धारित किया गया है। जनरली सीडर से 250 रुपए पर बीघा लगता है, हमने 400 रुपए मतलब एक मशीन का वो बड़ी मशीन होती है वो किराया भी लगता है। तो 12 गांव का चयन किया गया, इसमें गोरख का क्षेत्र सबसे ज्यादा है जो धान का एरिया है और आलमपुर। इसमें अगर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर इससे बुआई करते हैं 1650 रुपए हम अनुदान देंगे और उसके फायदे भी सामने है ही। दूसरी बात आती है कि इसमें जो पराली जलाते हैं उस पर शासन की तरफ से भी फाइन और प्राथमिकी दर्ज करने के जो निर्देश सरकार ने आदेश में निकाला है। इसमें 1 हेक्टेयर पर एक किसान अगर एक पहली बार ऐसी गलती करता है, अज्ञान काम करता है या किसी काम से करता है तो 2,500 रुपए है, अगर रिपीट करता है तो 5,000 रुपए और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश है। इसका कड़ाई पालन करने के लिए सभी एग्रीकल्चर साहब को कलेक्टर ने निर्देश दिया है। हम एग्रीकल्चर के भी आरएओ को और ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं गांव लेवल पर विलेज लेवल पर इसके 50% में लगे हुए हैं और आगे इसका जल्दी रिजल्ट भी सामने आएगा। नोटिस गए जुर्माना भी किसी ने, क्योंकि सब पराली जलाने की घटना पिछले 10 दिन के अंदर की तो जुर्माना किसी ने मगर 9 प्रकरणों में नोटिस गए। पंजीकृत थे बहुत पुराने थे लेकिन 34 से एक्टिवेट है और सब पर ये कि मशीन है जो इनोवेटिव मशीन है वो रखवाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट अपने पास 5 मशीनें हैं, 14 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। उनका ये लग रहा है कि सर विदिन 1 वीक में क्लियर हो जाएगा और आगे भी आवेदन अभी पोर्टल खुला हुआ है। जिनके पास 50 हॉर्स पावर से अधिक का ट्रैक्टर अगर पंजीकृत है वो इस मशीन के लिए अपना आवेदन अप्लाई कर सकता है और 1 लाख रुपए का अनुदान लेके और आराम से मुझे लग रहा है कि विभागीय योजनाओं में नहीं अपने और पास के गाँव में से भी एक सीजन में अपनी कीमत को निकाल सकता है।
2,000 रुपये पर हेक्टेयर तो उसका किराया ही मिल रहा है। अगर 5 किसान भी अपना बुआई करवाते हैं, समय भी बच रहा है और जल्दी, जैसे कि किसी कारणवश से धान का लेट हो गया या बाजरा काटने में जो हार्वेस्टिंग में समय लगता है, आपको एक दिन में ही सारा सब कुछ, खाद का भी हो जाएगा, बीज का भी हो जाएगा, लेवल भी हो जाएगा और उसकी जो जर्मिनेशन परसेंट है वो भी उससे बढ़ रहा है। वो बात है कि हम सबके मन में पिक्चर बनी हुई है कि खेत बिल्कुल साफ हो जाए तब हम बोनी करें। सर ये गलत है। खेत को साफ करने की जरूरत ही नहीं है। जो अवशेष हैं उनके रहते हुए बोनी करिए, यही एपीसीडर का भी यही एपीसीडर का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आपको क्या जरूरत है एकदम बिल्कुल क्लीन मिट्टी वाला खेत दिखाने की। आपको जो नरवाई है उसी के भीतर आपको बोनी करनी है और वो आपको मल्चिंग का काम करेंगे। उससे आपके खरपतवार भी नियंत्रित होगी, जमीन का जो कार्बन कंटेंट है, जो कार्बनिक मात्रा की कमी हो रही जमीन में, वो भी उससे बढ़ेगी। सुपर सीडर का थोड़ा ये है कि वो उसको दवा भी देता है मिट्टी में, तो आपको जो सफाई देखने की अपनी आंखों को आदत है वो सफाई दिखती है सुपर सीडर में, लेकिन ज्यादा फायदेमंद हेल्पी सीडर है। सर ये फोटो है, अभी सुपर सीडर से एक सोइंग की गई थी। वैसे जर्मिनेशन जैसे आप सीडर से करते हो असंभव हो जाएगा। आपको ग्रुप में लगवाओ, ग्रुप में देखना। वीडियो क्लिप में या सामने आपका तो बात हो जाती है। मैं डलवा देना पूरा वीडियो क्लिप आपको आप खुद को जानता नहीं, जानते हैं? नहीं सर। क्यों खाती बकरी का वीडियो? पोर्टल बताओ कहाँ आवेदन करेंगे, मैं इनको दे देता हूँ पीआरओ से, वो पेपर में चला जाएगा। पोर्टल का नाम बताओ। ई कृषि यंत्र अनुदान एक पोर्टल है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कृषक ई कृषि यंत्र अनुदान, मध्य प्रदेश शासन का जी यंत्र अनुदान। और सुपर सीडर जो है वो अभी मांग अनुसार है कि उसको कभी भी आवेदन अभी कर सकते हैं, उस पर आवेदन हो रहे हैं। उस पर कोई मतलब उसकी समय सीमा नहीं है, निर्धारित तो उसकी डेट नहीं है, अभी अभी आगे सर्च करके देखना। ई कृषि यंत्र अनुदान गूगल पे मैं भी 3.0 प्रारंभ किया है, जो 15 नवंबर से लागू हो गया है। ये 15 दिसंबर तक चलेगा। इसके दौरान 15 अक्टूबर के दिन जो पेंडिंग केसेस थे उनका 100% निराकरण किया जाएगा। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, परंपरागत रास्ते, नक्शा बटांकन, आधार से खसरा लिंकिंग और EKYC, इसके अलावा आधार सीडिंग, PM किसान है, ये जिनकी नहीं है ये युद्ध स्तर पर की जाएगी और 100% किया जाएगा। पहले राजस्व महाअभियान 1.0 और 2.0 भी किया गया था, जिसमें जिले का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। अब ये स्थिति पूरे प्रदेश में चालू हुआ है। अभी हम लोगों का अलग अलग उसमें बीच में अपनी रैंकिंग है, किसी में 15 है, किसी में 16 है, 55 जिलों में, किसी में 20 है, 22 है, ऐसे करके है। आगे के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और 15 दिसंबर तक ये अभियान है, इसमें पूरा काम करेंगे। उसके बाद जब अभियान खत्म होगा तो एक बार फिर हम उसकी जानकारी सब लोग कितने तो केस कितने अपने दिन पे निराकरण करना है टारगेट में? 3850 नामांतरण है ये जो 15 अक्टूबर तक लंबित थे। 3850 को हमारा टारगेट बनाया गया है। 15 दिसंबर तक सबको 100% निराकरण इसमें टारगेट है और ये कितने पेंडिंग है आज की डेट में और अपनी रैंकिंग क्या है, ये सब इसमें ये भी डलवा देना भाई। 15 अक्टूबर तक के इसलिए उठाए गए हैं, महाअभियान इस तारीख को शुरू हुआ 15 नवंबर, उस तारीख को इसका 1 महीना हो गया है। इसलिए ऐसे प्रकरण जिनका 15 नवंबर को 1 महीना पूरा हो चुका है नामांकन का, उनको उठाया गया कि हमारा टारगेट। इसमें एक अनुरोध ये है कि कई बार किसान आते हैं, साहब हमने पटवारी को रजिस्ट्री दे दी है, हमको प्रचार प्रसार करना है कि कोई किसी को रजिस्ट्री ना दे, ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र में आवेदन करें। अभी किसी को आपने दे दिए, किसी को आवेदन थमा दिया है, किसी कर दिया है, तो वो हमारे नजरों में या हमारे रडार पे नहीं आता। तो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें तो वो हमें दिखता रहता है कि इसने 3 महीने से नहीं किया, इसने 6 महीने से नहीं किया, तो हम इसकी खिंचाई करते हैं। हमारे
सभी लोग अपने आप का ये आदत डाले, पटवारी के भरोसे ना रह के लोक सेवा केंद्र के माध्यम से तो आते हैं कई जन सुनवाई सब हमें नहीं मिलते। ये भी बस स्पष्ट है कि 1 तारीख से 2019 की जुलाई 2019 उसके पूर्व जिनके नाम भूमि स्वामी हक पर जमीन थी उन्हीं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है। उसके पश्चात जिसने जमीन खरीदी है उसको अभी नहीं मिल रहा। लेकिन विरासतन हक में किसी को उसके पश्चात जमीन मिलती है। पिताजी के पास जमीन थी 2000 जुलाई 19 के पीछे और बाद में उनका देहांत हुआ और बच्चे के नाम उसे मिली। क्रय की गई जमीन 2019 के बाद ज्यादातर हमारे पास लोग आते नहीं मिलते, ऐसे ही निकलते 2019 के बाद से सबको हम नॉर्मली इसमें पढ़ते थे